हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोशल साइंस का शिक्षक कृष्णनंदन सहाय बोल रहा हूं। आज 10वीं वर्ग का इतिहास का प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ेंगे। आप प्रथम पृष्ठ जैसे ही पलटेंगे एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें से उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यह तस्वीर आपके पृष्ठ पर है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, लंबार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। फ्रांस में जब वह सत्ता में आया तो खजाना खाली था। आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि युवा राजा शादीशुदा, कल्पना से भरा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने की तमन्ना लिए हुए जब अपने राजकीय कोष को खाली देखता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। ये स्वाभाविक है कि राजा को बहुत हताशा हुई। हालांकि खजाना खाली होने में अमेरिका के क्रांति का भी हाथ था। अमेरिका में इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई जो चल रही थी, उसमें भी फ्रांस से मदद मिली थी, जिससे उसे आर्थिक हानि हुआ था। फिर भी जब वह अपने बड़े खर्चों को, जो राज परिवार, राजघराना के बड़े परिवार थे, उनके खर्च के लिए अब वह अपने आप को असमर्थ समझ रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वह कर में बढ़ोतरी करे और अपने जीवन को सुखमय ढंग से बिताए। परंतु 3 स्टेट में बटी फ्रांस की जनता, पहला स्टेट जिसे हम प्रथम स्टेट भी कहते हैं, उसमें पादरी वर्ग आते थे जो कर नहीं देते थे। दूसरा स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग आता था, वह भी कर नहीं देते थे। तीसरा स्टेट वे लोग थे जो जनसाधारण थे और वही सिर्फ कर देते थे। उसमें बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े किसान, छोटे किसान,
बहुत सारे कर्मचारी जो प्रशासनिक सेवा में काम करते थे, वकील, बैंककर्मी, मजदूर वर्ग, ये सब तृतीय एस्टेट में आते थे और इन्हें दो प्रकार का कर देना होता था। पहला कर ताइद था जो धार्मिक कर था और यह पादरी वर्ग वसूल करते थे। दूसरा कर टाइल था जो प्रत्यक्ष कर था और यह राष्ट्रकोष में जाता था, राजा के खजाने में जाता था। इसके अलावा कई अप्रत्यक्ष कर भी थे जो उन्हें तंबाकू, शराब या अन्य व्यसन में खर्च करना पड़ता था। 20 जून को एक प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुई। उद्देश्य था एस्टेट जनरल का घोषणा, उसकी मीटिंग। एस्टेट जनरल में नेशनल असेंबली का रूप ग्रहण कर लिया, इसलिए कि एस्टेट जनरल की जब मीटिंग हुई तो उसमें प्रथम एस्टेट के 300 सदस्य भाग लेते थे, द्वितीय एस्टेट के 300 सदस्य भाग लेते थे और तृतीय एस्टेट के 600 सदस्य भाग लेते थे। इस सभा में सारे लोग उपस्थित हुए। तृतीय एस्टेट के लोग बोरे में आवेदन लेकर गए थे जो राजा को यह बताना चाहते थे कि हम लोग और कर देने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा यह मांग रखी गई कि मतदान का जो स्वरूप हो, कानून जो भी बनेगा, मतदान सभी वर्ग, सभी लोग करेंगे और सभी के मतदान का मान समान होगा। अर्थात 300 प्रथम एस्टेट के पादरी वर्ग, 300 द्वितीय एस्टेट के कुलीन वर्ग और 600 तृतीय एस्टेट के लोग, सभी के मतों का मान समान होगा। आप सोच सकते हैं अगर ऐसा होता तो दोनों तरफ से मत बराबर हो जाते और तब राजा के मनोनुकूल कोई भी कानून पारित नहीं हो पाता। ये स्वाभाविक है कि राजा इस बात को मानने में असमंजस में था और उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वैसी परिस्थिति में तृतीय एस्टेट के जो 600 सदस्य थे, उन लोगों ने उसका बहिष्कार किया और एस्टेट जनरल के जगह पर नेशनल असेंबली की स्थापना की घोषणा की गई। खासकर वर्साया के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये सारे लोग जमा हुए, वहां इनकी सभा हुई और वहीं नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। इन लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया, सारी जनता का उसमें साथ मिला। उसके कई कारण थे, खासकर बहुत सारे दार्शनिक लोग जो राजतंत्र के विरुद्ध थे, जैसे रूसो, वॉल्टेयर, ये सब इत्यादि, ये सब चाहते थे कि राजतंत्र समाप्त हो जाए। उनके लेखों को अखबार में प्रकाशित किया जाता था, उनके उपन्यासों को क्रमबद्ध थोड़े थोड़े पत्र पत्रिकाओं में आते थे। जहां कॉफी हाउस होता था, चौक चौराहे होते थे, वहां लोग खड़े होकर ऊंची आवाज में इन खबरों को पढ़ते थे। मुख्य उद्देश्य था कि जो नहीं शिक्षित वर्ग है उन्हें भी राजा की कुकृति, राजा के खराब चाल चलन, उसके द्वारा अपव्यय के बारे में सबको पता चल जाए। इसलिए जोर जोर से पढ़ा जाता था और राजा की विरुद्ध लोगों को भड़काया जाता था। ऐसी स्थिति में जो समझदार जनता थी या मूर्ख जनता थी, दोनों को कुछ न कुछ समझ में आता था। तीसरी स्थिति ये थी कि वहाँ लगातार ठंड पड़ने के कारण फसलें नष्ट हो गई थी। वैसी विकट परिस्थिति में लोग भूखमरी के कगार पर थे। वहाँ जो बेकरी की दुकान थी, जहाँ पाव रोटी मिलता था,
ब्रेड लेने की लंबी लंबी कतारें लगती थी। दुकानें 9 बजे सुबह में खुलती थी, लेकिन लोग लाइन में 5 बजे सुबह में लगते थे। फिर भी सभी लोगों को ब्रेड नहीं मिल पाता था। बहुत सारे लोग वापस लौटते थे, भूखे प्यासे आक्रोशित हो जाते थे। एक समय ऐसा आया कि महिलाओं के झुंड ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। लोग अपने आप को भूख से नहीं बचा पाए या क्रोधित हो गए, जिसके कारण ये घटना घटी। इन विकट परिस्थितियों में 14 जुलाई 1789 में क्रांति बहुत जोर पकड़ी और राजा को अंततः स्वीकार करना पड़ा। वे नेशनल असेंबली को अपनी अनुमति दे दिए। इस तरह से वहाँ जो जन समर्थन मिला, जनता का पावर या जनता का अधिकार सामने आया, वह 1792 में ये नेशनल असेंबली के जगह पर जैकोबिन सामने आया। जैकोबिन क्लब में बहुत ही कम आय वर्ग के लोग थे। वे अक्सर मजदूर वर्ग थे, जैसे जूता बनाने वाले, मजदूरी करने वाले। इन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए कि नेशनल असेंबली के माध्यम से जो सत्ता हस्तांतरित हुई उसमें मध्यम वर्गों को तो काफी लाभ हुआ, लेकिन निम्न स्तर के लोगों के साथ उतना न्याय नहीं हो सका। इसलिए 1792 में जैकोबिन के लोगों ने गर्मियों में आंदोलन शुरू किया। 21 सितंबर 1792 को इसने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। खासकर जैकोबिन वालों ने राजा, रानी, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के विरुद्ध कोर्ट में केस कर दिया। जो भी दोषी ठहराए गए उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन यह आतंक का राज था, बदले की भावना से कार्यवाही हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तब जाकर स्थिति ऐसी हुई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई। ऐसी स्थिति में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। 1804 में वह एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जो वहां उपस्थित थे, वे लोग आरंभ में नेपोलियन बोनापार्ट का सपोर्ट किए। उन्हें ऐसा लगा कि ये नेपोलियन बोनापार्ट हमारा सुधारक है, हमें बहुत अच्छी व्यवस्था देगा। लेकिन यह कुछ समय के बाद गलत साबित हुआ, इसलिए कि नेपोलियन बोनापार्ट राजतंत्र को स्थापित किया था। भ्रमित करने के लिए वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कुछ सुधार को अपना रहा था। इसी के साथ आज समाप्त किया जा रहा है। इस पाठ को घर में रहें, स्वस्थ रहें।